और आज के हम बात करेंगे आपके पावलाव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत की बात करेंगे। पावलाव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अधिगम सिद्धांत की बात करेंगे। ईपी पावलाव का पूरा कंक्लूजन लेकर आए हैं, पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। पहले हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न आने के चांसेज होते हैं, वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। साथ ही साथ टॉप क्वेश्चंस की बात करेंगे, संभावित प्रश्न की बात करेंगे। तो सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका मिनिमम 2 नंबर जो है आपका यहाँ पे कंफर्म करने वाला यह गोल्डन वीडियो है। तो बात करेंगे साथियों पावलाव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की बात करेंगे। देखिए कई बार पूछा जाता है अनुबंधन के जनक कौन कहलाते हैं, तो आपका जो फीडबैक होता है ईपी पावलाव की बात करेंगे, या अनुबंधन के प्रतिपादक किसने किया, या अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपके ईपी पावलाव है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया अगर आपका आ 2 बार अनु, ठीक है, अनु जो है 2 बार आ रहा है मतलब पावलाव की बात करेंगे, क्योंकि पावलाव में भी आपका देख रहे होंगे क्या है, अनु अगर यहाँ पे 2 बार आया है तो यहाँ पे वा भी आपका पावलाव में 2 बार आ रहा है। ठीक है, पावलाव की बात करें, इनका जन्म 26 सितंबर 1849 को रियाजान रूस में हुआ था। कई बार पूछे जाते हैं पावलाव कहाँ के निवासी हैं, तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक है, ये भी नोट कर लेना है। इनकी जो मृत्यु है 27 फरवरी 1936 को मास्को रूस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मास्को में। कब हुई थी? 27 फरवरी 1936 को हुई थी। इवान पावलाव के महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, ईपी पावलाव एक रूसी वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम इवान पांत्रोविच पावलाव था। इनका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो इवान पांत्रोविच पावलाव, जिसे हम इवान पावलाव या ईवी पावलाव के नाम से जानते हैं। अगला जो पॉइंट है, इन्होंने पाचन क्रिया के दहकी का विशेष रूप से अध्ययन किया है। जी हाँ, ईपी पावलाव ने पाचन क्रिया के दहकी का विशेष रूप से अध्ययन किया है, और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 ईस्वी में इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो पाचन क्रिया के दहकी के विशेष रूप में अध्ययन किया था, तो पाचन क्रिया पर इनको नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए 1904 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भी नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है, ईपी पावलाव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। प्रश्न आता है अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? ईपी पावलाव को कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ पावलाव एक चिकित्सक भी थे। क्या थे? मनोवैज्ञानिक के साथ साथ पावलाव एक कैसे हैं? पावलाव एक चिकित्सक भी थे। अगला जो पॉइंट आपका बनता है कि पावलाव ने कुत्ते के पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन का लार का एकत्रीकरण किया था। अब ये आ सकता है कि पावलाव ने कुत्ते के किसका जो है ये किस ग्रंथि का ऑपरेशन का लार एकत्रीकरण किया था? पैरोटिड ग्रंथि की बात करेंगे, ये भी आपका पॉइंट नोट कर लेना है। अगला जो पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बनते हैं कि इस प्रयोग द्वारा पावलाव में यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपन का एक साथ प्रस्तुत किए जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, जिसे हम अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधन अनुक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा स्टेटमेंट है, आ सकता है किसका है? तो ईपी पावलाव की बात करेंगे। दूसरा आता है, आपने पढ़ा होगा पावलाव एस प्रकार है। तो एस प्रकार मतलब क्या होता है? तो सर्वप्रथम ये जान लीजिए, प्रयोग पावलाव ने कुत्ते पर किया था। जब भी कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता था तो हमारा उद्दीपक है। भोजन क्या है? उसके लिए उद्दीपक था। जैसे ही भोजन रखा जाता था तो कुत्ते के मुंह में लार की वृद्धि होती है, तो इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। प्रश्न कई बार पूछा जाता है, वैसे अब ये पूछा गया है सीटेट में या अदर स्टेट टेट एग्जाम की बात करेंगे, रीट एग्जाम की बात करेंगे, यूपी टेट एमपी टेट की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुत्ते को किससे बांध कर रखा था? रस्सी से बांध कर। ये भी कई बार पूछा गया है। पहले प्रथम चरण की बात कर लेते हैं, सभी पॉइंट्स की बात करेंगे जहां से प्रश्न क्रिएट होते हैं। देखिए प्रथम चरण में क्या होता है? स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। स्वाभाविक एक उद्दीपक होता है, वैसे भी आपकी प्रतिक्रिया भी होती है। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन होता है और स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार निकलना, ये दोनों चीज़ें स्वाभाविक पर है। द्वितीय चरण में क्या होता है? द्वितीय चरण में घंटी निकलना, मतलब घंटी क्या होती है? बजती है। घंटी के बजने के साथ साथ भोजन आने का चांस होता है, तो फिर क्या होता है? कुत्ते की लार निकलती है। तो घंटी यहाँ पे क्या होती है? कृत्रिम एक उद्दीपक है। भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है और लार भी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन घंटी यहाँ पे कृत्रिम उद्दीपक का कार्य करती है।
तृतीय चरण में क्या होता है, घंटी जो है जैसे बजती है लार कुत्ते में निकलने लगता है, अर्थात घंटी कृत्रिम उद्दीपक है, लार निकलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाती है। नोट ये भी ध्यान देना है कि घंटी भोजन के मध्य 2 से 4 सेकंड का होना चाहिए। प्रश्न आ सकता है कि घंटी में जो है भोजन के मध्य समय अंतराल, यानी घंटी बजने के साथ 2 या 4 सेकंड में भोजन आना चाहिए, इतना समय अंतराल होना चाहिए, अर्थात 2 से लेकर 4 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। घंटी प्रभावशाली नहीं होना चाहिए, जिसके लिए वह लार टपकता है, ठीक है। तो जो भोजन के लिए जो है घंटी अधिक प्रभावशाली, भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, जिसके लिए वह लार टपकाता है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। ईपी पॉलाव के सिद्धांत के शैक्षिक उपयोगिता की बात कर लेते हैं, अधिगम के सिद्धांत के शैक्षिक उपयोगिता की बात कर लेते हैं, अनुबंधन के सिद्धांत के शैक्षिक उपयोगिता की बात कर लेते हैं। पहला कि शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए, अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है, अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है, बुरी आदत तो वह क्या दी से छुटकारा मिला दिया जा सकता है, यानी बुरी आदतें जो होती हैं उसके छुटकारा बच्चे से मिला दिया जा सकता है। और पांचवा है सतर्क रहना। और छठवां जो आपका आता है, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, पुनरावृत्ति पर बल देना एंड यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देना। इसी प्रकार बालक को या बालक में प्रेम भावना का विकास भी होता है एंड भाषा को सीखने सिखाने के लिए विशेष उपयोगी भी होता है, आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी होता है। और अगला है भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में सहायक होता है। ये 12 महत्वपूर्ण बिंदु है एक शैक्षिक, ये सिद्धांत के शैक्षिक उपयोगिता से संबंधित देखा जाए तो ये 12 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हीं बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आपके देखिए जो अधिगम का सिद्धांत है, पॉलाव के अनुबंधन का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, इनके उपनाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो पॉलाव के सिद्धांत के अगर उपनाम की बात करें, इनका उपनाम भी जिक्र कर लेते हैं। उपनाम में पहला जो नाम आता है, सभी लोगों की स्क्रीन पर नाम है, वह नाम होता है CR थ्योरी। CR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, प्राचीन परंपरागत अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, समृद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण आपके उपनाम हैं। साथ ही साथ आपके अनुबंधन का सिद्धांत, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत और क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, ये महत्वपूर्ण आपके 7 उपनाम हैं आपके किसके, पॉलाव के सिद्धांत के, पॉलाव के अधिगम के सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपके उपनाम है, इनको ध्यान देना है। साथ ही साथ इनसे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनका जो फुल फॉर्म है, इनको जान लेते हैं। देखिए UCS आ सकता है, UCS मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, अर्थात अनुबंधित उद्दीपक, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक, ये कहलाता है UCS। और CS जो होता है वह क्या कहलाता है, कंडीशनल स्टिमुलस, अर्थात अनुबंधित उद्दीपक जिसमें घंटी और अस्वाभाविक उद्दीपक आते हैं। और जो आपका UCR होता है, ये क्या कहलाता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अर्थात अनुक्रिया। तो अनुबंधित अनुक्रिया जो लार होगी और स्वाभाविक अनुक्रिया आप लोग समझ सकते हैं। तो अनुबंधित अनुक्रिया, लार और स्वाभाविक अनुक्रिया, ये क्या कहलाते हैं, UCR, अर्थात अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाते हैं। और अगला होता है CR, जिसे हम कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया और अस्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। ये आपको ध्यान देना तीनों, ठीक है, दोनों चीज़ें। यहाँ पे आपके एक होता है आपका UCS और CS, UCR और CR, इन दोनों को बहुत पूर्ण अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब पॉलाव के सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न यह है कि अधिगम से संबंधित पॉलाव की रचना है, एनिमल इंटेलिजेंस है, कंडीशंस आपकी रिफ्लेक्सेस है, डायनेमिक थ्योरी है, या लर्निंग रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे। तो अधिगम से संबंधित जो आपके पॉलाव की रचना है वह क्या हमने बताया था, कंडीशंस आपके रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है या कई बार TT एग्जाम में पूछा गया है कि पॉलाव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो हमने पॉलाव को बताया भी था आपको, उपनाम जिसे हम कहते हैं। तो संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, संबंध प्रतिक्रिया के नाम से, अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, अनुबंधन की बात करेंगे तो उपरोक्त सभी, ये सभी आपके पालाव के सिद्धांत के उपनाम हैं, इन सभी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आपके कथन से संबंधित है कि पालाव के अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत के बारे में कथनों पर आपको विचार करना है कि यह सिद्धांत नियंत्रित वातावरण में किए गए प्रयोग पर आधारित है, यह सिद्धांत अधिगम के यांत्रिक उपागम पर आधारित विचार कीजिए, या यह सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है, या यह कह सकते हैं यह सिद्धांत सहज क्रियाओं में कोई परिवर्तन करके उन्हें संबंध किया जाता है, या पालाव के सिद्धांत में अनुबंधन उच्च श्रेणी का अनुकूलन है। ये चार आपके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C, D, और बताना है कौन कौन से सही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पालाव के संबंध में जो हमारा सही है, पहला और दूसरा, सिद्धांत नियंत्रित वातावरण में किए गए प्रयोग पर आधारित है, सिद्धांत अधिगम के यांत्रिक उपागम पर आधारित है, और यह सिद्धांत जो है पुनर्बलन पर आधारित है, तो पुनर्बलन पर आधारित नहीं है, तीसरा वाला नहीं होगा। बाकी आपका चौथा भी होगा कि यह सिद्धांत सहज क्रियाओं में कोई परिवर्तन करके उन्हें संबंध किया जाता है। ठीक है, और जो आपका पांचवा भी दिया गया है कि पालाव के सिद्धांत में अनुबंध उच्च श्रेणी का अनुकूलन होता है, बिल्कुल सही है। थर्ड वाला आपको छोड़कर बाकी सारे कथन पालाव से संबंधित है, पालाव के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पालाव के अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। तो शैक्षिक निहितार्थ संबंध में महत्वपूर्ण आपके लगभग 10 से ज़्यादा पॉइंट्स हमने किए थे, बिंदु किए थे। अब देखिए उन्हीं बिंदुओं से प्रश्न आपका आ गया कि पालाव के अनुकूलित प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ के संबंध में कथनों पर विचार करना है। चार कथन दिए गए कि यह सिद्धांत जटिल विषयों को सिखाने में उपयोगी नहीं है, इस सिद्धांत से अधिगम स्थायी नहीं होता है, अनुशासन के लिए दंड एवं पुरस्कार के सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित है, या शिक्षण में दृश्य शब्द उपकरणों का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो दृश्य शब्द आपने पढ़ा होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शैक्षिक हमने बताया भी था। और नीचे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो जो हमारा देखिए सही हो जाएगा, देखिए पालाव के अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत के शैक्षिक सिद्धांत के बारे में देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों विचार आपके सही दिए गए हैं। अर्थात जो हमारा यहाँ पे ऑप्शंस नंबर बी दिया गया है, कथन 1, 2, 3, 4 सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूल बल देता है। जी हाँ, जो आपके अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है ये अनुकूल पर बल देता है, प्रेरणा के पर, पुनर्बलन पर, चिंतन पर या पुनरावृत्ति पर बल देता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है, अनुकूल जो शब्द है यह प्रेरणा पर बल देता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवी पालाव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में जो भोजन होता है वह अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक है, या अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित अनुक्रिया है, या अनुबंधित अनुक्रिया है। देखिए ईपी पालाव का जब भी जिक्र होता है, हमने आपको बताया था अनुबंधन सिद्धांत में जो भोजन होता है वह अनुबंधित उद्दीपक की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात करेंगे। कोई भी किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं आप लोग। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का आना उदाहरण क्या होता है। देखिए जब भी अनुबंधन होता है घंटी की ध्वनि से लार जो निकलती है वह हमारी अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुबंधित अनुक्रिया हो जाती है। अगला प्रश्न है, पालाव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? होफमैन, कोफा, स्टिमुलेशन या इनमें से कोई नहीं। पालाव के सिद्धांत में कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा जो मशीन बताती है वह होफमैन मशीन की बात करेंगे। ठीक है, आपको अगला प्रश्न, पालाव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात उपस्थित जो भोजन आता है वह क्या कहलाता है? अनानुबंधित उद्दीपक कहलाता है। पालाव के प्रयोग में ध्वनि के पश्चात अगर भोजन आ रहा है वह कौन सी प्रक्रिया है? वह अनानुबंधित उद्दीपक कहला जाता है। और अगला प्रश्न है कि कुत्ते के साथ पालाव ने प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उसे भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता था।
तो वह हमारा कहलाता है स्वाभाविक उद्दीपक। क्या होगा? कुत्ते के साथ पॉलाव ने प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द है आपका स्वाभाविक उद्दीपक, जिसका उपयोग उसे भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था। हम बात करेंगे स्वाभाविक उद्दीपक की बात करेंगे, क्योंकि घंटी एक कृत्रिम उद्दीपक हो गया, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक हो गया और लार निकलना भी यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित क्या होता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन में एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक में सहचर। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन में क्या सम्मिलित होता है? एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक में सहचर सम्मिलित होता है। एंड अगला प्रश्न है, पॉलाव के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत का निर्माण हुआ। सूझ या अंतर्दृष्टि के, प्रयास एवं त्रुटि के, पुनर्बलन के या सबलीकरण के सिद्धांत की बात करेंगे। ये क्वेश्चन हम आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं। इसका कमेंट सभी लोग, मेरे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, भाई बहन सभी कीजिएगा कि पॉलाव के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत खाली स्थान का निर्माण हुआ। 4 ऑप्शन से चूज करके बताना है। और ये बेहतरीन कंसेप्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसके साथ साथ ही आगे आने वाली जो मनोवैज्ञानिकों की क्लास है इससे बेस्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन पर ही है, क्योंकि यह शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, टीटी फैमिली है। और टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, आपका परिवार है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।